इजराइल ने उस इमारत को नष्ट किया जहां ईरान अपने अगले सर्वोच्च नेता का चयन कर रहा था। विशेषज्ञों की बैठक और वोटों की गिनती के दौरान हमला हुआ। पता नहीं कोई बचा है या नहीं। हमारे पास घटना के बाद का यह वीडियो है, देखिए। यही वह इमारत थी जहां ईरान का भविष्य तय हो रहा था। अब यह मलबा बन चुकी है। इजराइल पूरी ताकत से सत्ता बदलने की कोशिश कर रहा है। वे न सिर्फ मौजूदा नेतृत्व को हटा रहे हैं, बल्कि किसी और को भी उनकी जगह आने से रोक रहे हैं। शायद इजराइल के पास यह जानकारी थी कि किसे चुना जा रहा है, या फिर वे बस इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकना चाहते थे। किसी भी तरह इससे आपको पता चलता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी कितनी गहराई तक जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि CIA और मोसाद ने खामनेई को मारे जाने से पहले कैसे ट्रैक किया, क्योंकि कुछ नई जानकारियां चौंकाने वाली हैं। लेकिन पहले मैं समझा दूं कि विशेषज्ञों की सभा क्या है, क्योंकि इसे जानना हमले को और महत्वपूर्ण बना देता है। ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव। विशेषज्ञों की सभा, जो मौलवियों का समूह है और हर 8 साल में चुना जाता है, करती है। लेकिन इसमें एक पेच है। हर कोई इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकता। केवल वही उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकते हैं जिन्हें मौजूदा सर्वोच्च नेता ने मंजूरी दी हो। तो खामनेई ने खुद ही उस सभा में मौजूद सभी लोगों को मंजूरी दी थी। वे चुनाव लड़े और ईरानियों ने वोट डाले। फिर जो जीता उसे खामनेई के उत्तराधिकारी को चुनने की ताकत मिल गई। इस प्रक्रिया को इससे पहले सिर्फ एक बार 1989 में आजमाया गया था, जब इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक होमेनेई का निधन हुआ था। उस समय सभा ने पहले 48 घंटों के भीतर खामनेई को नया सर्वोच्च नेता चुन लिया था। उन्होंने तेजी से काम किया। प्रक्रिया सहज थी, कोई जटिलता नहीं थी। वो शांति का समय था। खामनेई की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उस समय ईरान के अंदर जैसी अफरा तफरी हम अभी देख रहे हैं, वैसी कोई अराजकता नहीं थी। इस बार स्थिति पूरी तरह अलग है। खामनेई एक हवाई हमले में मारे गए और उनके साथ 40 शीर्ष अधिकारी भी मारे गए। नेतृत्व में अराजकता है और IRGC इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हमने रिपोर्टें देखी है कि IRGC अपने उम्मीदवार को सर्वोच्च नेता बनाने के लिए इसलिए दबाव डाल रही थी ताकि सेना को अगले शासन में ज्यादा शक्ति मिले। शायद इसी वजह से असेंबली पर हमला हुआ, क्योंकि असेंबली ने पहले ही नए सर्वोच्च नेता के लिए वोट कर दिए थे। असल में जब इमारत पर हमला हुआ तब वे वोटों की गिनती कर रहे थे। तो शायद, और मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, शायद इजराइल को पता चल गया कि कौन जीतने वाला है और उन्हें अगला व्यक्ति पसंद नहीं आया, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया। अब अगर पर्याप्त लोग जिंदा है तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। अगर इस सभा में पर्याप्त लोग जिंदा नहीं हैं तो बड़ी समस्या होती है। मैं बताता हूं कि मेरा मतलब क्या है। देखिए, इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुसार विशेषज्ञों की सभा नए सर्वोच्च नेता को चुनने में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सभा में कम से कम 59 सदस्य होने चाहिए ताकि कोरम पूरा हो सके, जिससे वे बैठक कर सके और अपना फैसला ले सके, या कहे कि वोट डाल सके, ताकि नए सर्वोच्च नेता का चुनाव किया जा सके। अगर सभा में 59 से कम आयतुल्ला हैं तो कोरम पूरा नहीं होता, और इसका मतलब है कि वे नए सर्वोच्च नेता के लिए वोट नहीं कर सकते। अगर हमले में ज्यादा लोग मारे गए तो नया आम चुनाव कराना होगा, लेकिन वह चुनाव नहीं हो सकता क्योंकि सभी सदस्यों की जांच सर्वोच्च नेता द्वारा की जानी चाहिए, जो अब जीवित नहीं है। ये संवैधानिक संकट तो है, पर मुझे नहीं लगता इससे इस्लामी गणराज्य में युद्ध के समय कोई बड़ी समस्या होगी। मुझे लगता है वे संविधान को दरकिनार करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब चूंकि हम अली खमनेई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि CIA और मोसाद वास्तव में उन्हें ट्रैक करने के लिए कैसे साथ में काम करते हैं, क्योंकि नई जानकारियां वाकई चौंकाने वाली हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इजराइल को तेहरान में 1 साल से ज्यादा ट्रैफिक कैमरों तक पहुंच थी। इसका मतलब है कि 12 दिन की जंग से पहले और बाद में भी उनके पास ट्रैफिक कैमरों की पहुंच थी। ये वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन एक कैमरा बहुत कीमती था, जो दिखाता था कि अधिकारियों के बॉडीगार्ड्स ने खामनेई के निवास के पास गाड़ियां कहां पार्क की थीं। हर बार वरिष्ठ अधिकारी खामेनेई से मिलने आते, उनके बॉडीगार्ड्स उसी इलाके में गाड़ी पार्क करते थे। इसका मतलब था कि इजराइल जान सकता था कि परिसर में कौन सा अधिकारी है, और इसके अलावा
एक बार जब इजराइल को गाड़ियों के बारे में पता चल गया तो वे उसी गाड़ी को पूरे तेहरान में ट्रैक करके बॉडीगार्ड्स की दिनचर्या समझ सकते थे और इस तरह उस व्यक्ति की भी दिनचर्या जान सकते थे जिसकी वे सुरक्षा कर रहे थे। इंटेलिजेंस क्षेत्र में इसे पैटर्न ऑफ लाइफ बनाना कहा जाता है, जो बहुत उपयोगी होता है अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि जब आप किसी को निशाना बनाना चाहे तो वह व्यक्ति कहाँ होगा। अब जाहिर है ये चौंकाने वाला है और इतना चौंकाने वाला है कि यकीन करना मुश्किल है कि उनके पास 1 साल से भी ज्यादा समय तक ये एक्सेस थी और इस्लामिक शासन इसका पता नहीं लगा पाया। ये सिर्फ सैकड़ों डेटा पॉइंट्स में से एक था जिनका इस्तेमाल इजराइल स्ट्राइक की योजना में हो रहा था, लेकिन इसमें एक समस्या थी। इजरायलियों को 12 दिन की जंग से पता था कि जैसे ही लड़ाई शुरू होगी खामनेई तेहरान में अपने कई बंकरों में से किसी एक में गायब हो जाएंगे और ये बंकर इजराइल के पास मौजूद बमों से मूल रूप से अभेद्य थे। इसका मतलब है अगर खामनेई भूमिगत हो गए तो वे हाथ नहीं आएंगे। इसीलिए शुरुआती हमला सबसे जरूरी था। उन्हें जंग शुरू होने से पहले ही खामनेई तक पहुंचना था। उन्हें खामनेई को जमीन के ऊपर ही निशाना बनाना था जहां उन पर हमला किया जा सके। अब हमें इजरायली सैन्य सिद्धांत पर चर्चा करनी होगी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी हमले को अंजाम देने से पहले 2 अलग अलग एजेंटों से पुष्टि जरूरी होती है जो ये सुनिश्चित कर सके कि लक्ष्य वास्तव में उसी जगह पर है जहां हमला किया जाना है। लेकिन इजराइल के लिए दुर्भाग्य यह था कि उनके पास सिर्फ एक ही स्रोत था जो पुष्टि करता था कि खामनेई शुक्रवार सुबह बैठक में होंगे। इसलिए हमले से पहले उन्हें एक और स्रोत चाहिए था। यही CIA की भूमिका आती है। वो भी खामनेई पर लंबे समय से नजर रख रही थी और उसके पास वो चीज थी जो इजराइल के पास नहीं थी। ईरान में एक मानव स्रोत था जो यह पुष्टि कर सकता था कि खामनेई आज सुबह कहाँ होंगे। तो जानते हैं क्या हुआ? CIA को पुष्टि मिली। उन्होंने इजराइल को भेजा और ऑपरेशन शुरू हुआ। एक और बात, मुझे नहीं पता यह स्रोत कितना ऊंचे स्तर का था, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल इस्लामी शासन के ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। संभावना है कि यह स्रोत अभी भी उस शासन में ऊंचे पद पर है जो अमेरिका से युद्ध कर रहा है। पर हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इस्लामी गणराज्य वह स्रोत ढूंढ रहा होगा। अब अपनी कहानी पर लौटते हैं। खुफिया जानकारी की पुष्टि होते ही सब कुछ तेजी से हुआ। सुबह 9:30 बजे की मीटिंग से 2 घंटे पहले इजरायली जेट्स ने उड़ान भरी। ईरानी अधिकारी परिसर में आते ही इजराइल ट्रैफिक कैमरों से बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां देख सकता था। यही वो समय था जब इजराइल ने एक और सुरक्षा उपाय लागू किया। इजराइल ने असल में कैंप में सभी फोन जाम कर दिए। इसका मतलब ये था कि जब भी कोई कॉल करने की कोशिश करता, फोन बिजी दिखता, कोई भी कॉल नहीं आ सकती थी। और इसका मतलब था कि बॉडीगार्ड्स के पास पहले से कोई चेतावनी पाने का कोई तरीका नहीं था कि जेट ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब था कि इन अधिकारियों को बंकर में ले जाने की जरूरत नहीं थी। फिर मीटिंग शुरू हुई। इजरायली मीटिंग शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद पहुंचे और परिसर पर लगभग 30 सटीक निर्देशित बम गिराए, जिससे कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ा। खामनी, उनके बेटे और दर्जनों वरिष्ठ ईरानी अधिकारी उस हमले में मारे गए। तब से हमले नहीं रुके हैं। इजराइल योजनाबद्ध तरीके से शासन के नेतृत्व को खत्म कर रहा है। उससे पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दे। ये एल्गोरिदम में मदद करता है, खासकर युद्ध जैसे विषयों पर जिन्हें YouTube पसंद नहीं करता। अब आइए उन सभी लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें इजराइल ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। IDF की पोस्ट में उन्होंने आतंक तक पहुंच के नाम पर मारे गए सभी लोगों की पुष्टि की है। सबसे ऊपर सर्वोच्च नेता है, फिर चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC कमांडर, सेंट्रल इंटेलिजेंस कमांडर, IRGC एयरफोर्स कमांडर, सीरियाई कुद्स फोर्स कमांडर, हिजबुल्ला और हमास नेता सहित कई लोग शामिल हैं। शासन के शीर्ष के अधिकांश लोग जा चुके हैं। हमले जारी है। आज सुबह तेहरान में IRGC की इमारत पर हमला हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि उसने अति गुप्त दस्तावेज पूरे शहर में फैला दिए। यह विस्फोट के बाद का क्लिप है। फिर आज सुबह ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला हुआ। ये रहा उसका क्लिप।
फिर हमें कल ईरानी संसद भवन पर हमले की भी खबरें मिली। यह रिपोर्ट वास्तव में खुद ईरानी सरकारी मीडिया से आई थी। ये हमले हमें एक बात बताते हैं, ईरानी इमारतें, कम से कम वे इमारतें जो दुनिया को पता है अब सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि शासन कुछ हताश और हताशा भरा और बहुत कुछ बयां करने वाला कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि IRGC और बसीज बल अपने मुख्यालय छोड़ रहे हैं और स्कूलों, मस्जिदों और अस्पतालों में जा रहे हैं। क्यों? ठीक है, जैसा हमने बात की, सभी ज्ञात सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए वे आम नागरिकों के पीछे छुप रहे हैं, जो वीडियो में दिखता है। आज सुबह ईरानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी स्क्रीन पर उस बैकग्राउंड को देखिए। वह एक क्लासरूम, एक स्कूल है। अब राज्य प्राथमिक स्कूलों से काम कर रहा है क्योंकि इमारतें नष्ट हो रही हैं। और यह वो है जो वे कैमरे पर दिखाने को तैयार है। सोचिए, जो नहीं दिखाते वो क्या होगा। इसीलिए मैं उन रिपोर्ट्स पर भरोसा करता हूं जो बताती हैं कि सैन्य बल और बसीज बल स्कूलों में जाकर उन्हें मुख्यालय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शासन 46 सालों से ईरान पर राज कर रहा था, वो अब बुरी तरह से हताश हो गया है। और जो हम जान रहे हैं उसके आधार पर लगता है कि उनके पास अब छुपने के लिए कोई और जगह नहीं बची है। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप आगे क्या होता है उससे जुड़े रहे। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली बार मिलूंगा।